देख रहे हैं फिल्मांतर। अगर आपको रहस्यमयी, हॉरर और थ्रिलर मूवीज की कहानी पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें कमलेश नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो घर की बड़ी बहू है। नाम लड़कों वाला है लेकिन है औरत। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है पिंकी। जब वो बाहर खेल रही होती है तभी उसे अपने चाचू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर घर में जाती है और अपनी माँ को बताती है कि चाचू को कुछ लोग पीट रहे हैं। इसके बाद कमलेश पलटा लेकर के बाहर जाती है और गुंडों को मार करके अपने देवर को बचाती है। कमलेश अकेले ही इन गुंडों को बहुत धोती है, लेकिन उसी समय यहाँ पर इनके बाबूजी आ जाते हैं जो इन्हें देख लेते हैं। बाबूजी का नाम था शिव कुमार भ्रमर। वो कमलेश को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि कम से कम पता तो कर लेना चाहिए कि गलती किसकी है। जिस पर कमलेश कहती है कि मेरा अरुण गलत हो ही नहीं सकता। फिलहाल ये सीन कुछ महीने पहले का था। वर्तमान समय में हमें मालूम चलता है कि पूरी फैमिली मिलकर के अरुण की दुल्हन देखने के लिए जा रही थी। जिस घर में ये लोग लड़की को देखने के लिए गए थे वो घर तो गरीब था, लेकिन इनकी लड़की पूजा पढ़ी लिखी है। यहाँ तक कि वो इन्हें अंग्रेजी में गाना गाकर भी सुनाती है, जो कि कमलेश को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे अंग्रेजन बहू नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वो पूजा को देख के उसे ये भी कह देती है कि तुम अपने ब्लाउज को इतना ही छोटा पहनती हो क्या। उसका साफ कहने का ये मतलब था कि लड़की में वो गुण नहीं है जो एक बहू के अंदर होना चाहिए। लेकिन अरुण को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए वो अपने भाभी के पीछे पड़ गया था। जैसे तैसे गिड़गिड़ा करके वो अपनी भाभी को मना लेता है। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो मौके पर ही इन दोनों की सगाई हो जाती है। लगभग एक हफ्ते बाद कमलेश अपनी सासू माँ के साथ रिक्शे पर बैठ करके कहीं पर जा रही होती है, लेकिन रोड पर जुलूस निकला हुआ था इसलिए ये लोग भीड़ में खड़े थे। कमलेश जाकर के जब इस जुलूस के बारे में पता करती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो लेस्बियन, शेख, ससोड़ इन सब के लिए धरना कर रहे थे। लेकिन जब कमलेश यहाँ पर इन्हीं लोगों के बीच में पूजा को देखती है तो वो एकदम से हिल जाती है। इसके बाद वो पूजा को जल्दी से अपने साथ अपने घर पर लेकर के जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो लेस्बियन है। जिस पर पूजा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक महिला का साथ दे रहे थे, उसके साथ गलत हो रहा था इसलिए हम बस आवाज उठा रहे थे। अक्सर जिस औरत के साथ गलत हो रहा होता है वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाता, इसलिए हम एक साथ मिलकर के उसके लिए आवाज उठाते हैं। जिस पर कमलेश कहती है कि पहली बात तो ये कि ये धरना प्रदर्शन करना बंद कर दो, हमें बहू चाहिए, धरने वाली नहीं चाहिए। ये सब मर्दों का काम है इसलिए ये उन्हें करने दो। तुम्हारा काम है घर को संभालना, नए नए पकवान बनाना, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से घर नहीं चलता है। इसके बाद वो पूजा को लेकर के अपने सासू माँ के पास जाती है और पूजा से कहती है कि इनका पैर छू के माफी मांगो। तुम धरना करने गई थी इसलिए तुम्हें माफी मांगना होगा और आइंदा दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूजा माफी नहीं मांगती है, वो माफी मांगने से इनकार कर देती है क्योंकि पूजा की नजर में ये कोई गलत काम नहीं था। लेकिन इस बात से कमलेश भड़क जाती है और वो उसकी उंगली में से सगाई की रिंग निकाल देती है। वो पूजा से कहती है कि तुम्हें माफी मांग करके घर के कायदे कानून में रहना होगा। अब ये बात जब कमलेश के घर वालों को पता चलता है तो वो कमलेश पर ही भड़क जाते हैं। कमलेश का पति जिसका नाम था भ्रमर, वो कमलेश से कहता है कि तुम्हें जाकर के सब कुछ ठीक करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कमलेश कहती है कि चाहे ऊपर से भगवान क्यों ना आ जाए मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। फिर भी अपने देवर के सामने वो पिघल जाती है। भाभी भाभी बोल करके वो अपनी भाभी को मना लेता है। कुछ समय के बाद पूजा खुद से इनके घर पर आती है। कमलेश सामने से जाकर के उससे माफी मांगती है और उसे ये भी बताती है कि उसे गलत और सही का ज्यादा नॉलेज नहीं है और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उस चीज के बारे में उसे तो वैसे भी कुछ पता नहीं है। वो शुरू से घर में रह के घर वालों की सेवा कराई है, बस एक घर को संभालने के अलावा उसे और ज्यादा कुछ नहीं आता। इसके बाद पूजा भी उससे रैली के लिए माफी मांगती है। इस मामले के बाद दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। इस बार शादी फिक्स करके शादी की तैयारी होने लगती है। जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन पूजा को काफी तेज बुखार था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसकी दोस्त सोना जो रैलियों में उसके साथ प्रोटेस्ट कर रही थी वो पूजा को दवा खिलाती है। मांग में सिंदूर और 7 फेरे लेने के बाद शादी पूरी होती है। सुहागरात के लिए अरुण वैसे भी काफी उतावला था, जबकि पूजा उसे कहती है कि आज सारा दिन मुझे बुखार था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कहती है कि आज नहीं बल्कि कल करते हैं, लेकिन अरुण उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो उतावला हो गया था। एक प्रकार से पूजा के मना करने के बाद भी वो उसके साथ जबरन इंटीमेट होता है। इसी वजह से पूजा रोए जा रही थी और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, जबकि अरुण का कहना था कि ये तो नॉर्मल है, ये तो मेरा हक था। लेकिन पूजा रोते हुए सीधा कह देती है कि तुमने मेरा रेप किया है। इतना सुनकर के अरुण कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा रेप किया है ना, जाओ सबको बता दो। वो पूजा को जबरन अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा बाहर जाती है लेकिन किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे और वो लोगों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप वापस से कमरे में आ जाती है। अरुण कहता है कि ठीक है, ये पहली बार था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतना सुनकर के पूजा को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी वो दोबारा से उसे बिस्तर पर लेकर के जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पूरी रात पूजा को नींद नहीं आती है। रात को वो जाकर के शावर लेती है और वहीं पर बैठ करके रोने लगती है। अगले दिन सुबह में जब कमलेश पूजा कर रही थी तब वो छत पर पूजा को देखती है। उसे इस तरह ऊपर देख के वो एकदम से चौंक जाती है। जल्दी से वो पूजा के पास जाकर के उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। पूजा रोती है और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद कमलेश उसे तैयार करती है और फिर उसे रसोई में लेकर के जाती है। दरअसल इस घर का एक रिवाज था कि बहू को पहली रसोई करनी पड़ती है। रसोई का काम पूरा होते ही कमलेश समझ चुकी थी कि ये यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, इसीलिए कमलेश उसे अपने स्कूटी से उसके घर पर छोड़ने के लिए जाती है। घर पर पहुंचते ही पूजा अपनी माँ के सामने रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे वापस से उस घर में नहीं जाना है, जिस पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा ये तो नॉर्मल है, ये तो हर किसी के साथ होता है, इस चीज में ना वाली कोई बात नहीं है। कल हमने तुम्हें विदा किया और आज तुम मुंह उठा के वापस आ गई, समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें वापस जाना होगा।
लेकिन पूजा वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि वो अपनी माँ के सामने बहुत रो रही थी। वो किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब घर वाले ही नहीं रख रहे थे तो क्या करती? वो अपनी बेटी को ले जाकर के कमलेश के हवाले कर देती है। इसके बाद जब कमलेश पूजा को लेकर के वापस घर जा रही होती है, तभी अरुण का कॉल आता है। अरुण कहता है कि कहाँ पर हो, जल्दी आओ, अभी तक आपने मेरी पैकिंग नहीं की है, हमें हनीमून पर जाना है, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। कमलेश कहती है कि ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, लेकिन हनीमून का नाम सुनते ही पूजा की जैसे रूह कांप गई हो। वॉशरूम का बहाना करके वो बीच रोड पर गाड़ी से उतर जाती है और जल्दी से भीड़ में जाकर के वो कहीं गायब हो जाती है। कमलेश उसे हर तरफ ढूंढती है, लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं मिलती। जब वो खाली हाथ घर पर आती है तो सभी घर वाले उससे सवाल पूछने लगते हैं। लोग सामान को खो देते हैं, लेकिन वो तो बहू को ही खो दी। बाबूजी कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, जो करना होगा हमें ही करना होगा। कमलेश अपनी स्कूटी लेकर के सोना से मिलने के लिए जाती है। पूजा की दोस्त होने के नाते सोना को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वो सोना को बताती है कि पूजा कहीं खो गई है। इसके बाद सोना अपने साथ कमलेश को लेकर के एनजीओ में जाती है, जहां उसके लोग कॉल वगैरह करके पता लगाते हैं कि पूजा कहां पर है। इसके बाद सोना जाकर के पूजा से मिलती है और उससे पूछती भी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम हमें बता सकती हो। लेकिन एक बात तो थी, पूजा उसे कुछ नहीं बताती है। वो डरी हुई थी इसीलिए नहीं बता रही थी, या फिर उसे शर्म आ रहा था, क्या बात थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन सोना उसे अच्छे से समझाती है और उसका साथ देने के लिए भी तैयार थी। जब कमलेश आ जाती है तो सोना यहाँ से चली जाती है। कमलेश उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर इस तरह तुम घर छोड़ के कब तक भागोगी। पूजा हिम्मत जुटा करके कमलेश को बताती है कि अरुण ने मेरा रेप किया है। इतना सुनते ही कमलेश उसे एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता, और इसमें रेप वाली क्या बात हो गई, ये तो पति पत्नी के बीच में होता है। जिस पर पूजा कहती है कि मेरी सहमति भी होनी जरूरी है, मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। खैर, जो भी यहाँ पर बात हुई थी, एक पल के लिए वो खत्म होता है। कमलेश पूजा को लेकर के सही सलामत वापस घर आती है, जहां बाबूजी भी पूजा को समझाते हैं। वो पूजा से कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत से नाम कमाया है, इस नाम को डुबोना मत, अगर कोई बात है तो हम सुलह करेंगे, घर छोड़ के भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। पूजा को समझाने के बाद ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन पूजा ने अरुण के लिए जो बात कमलेश को बोला था वो उसके मन में खटक रहा था। वो अपने पति से पूछती है कि अरुण ने कॉलेज में किस बात के लिए लड़ाई की थी, किसी लड़की का मैटर तो नहीं था। उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो ये भी पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों पूछ रही है। अगले दिन हनीमून पर जाने के लिए पूजा रेडी हो चुकी थी। सारा सामान वगैरह पैक करने के बाद वो अरुण के साथ हनीमून के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद कमलेश जाकर के सोना से मिलती है और उससे बात करती है। वो सोना से पूछती है कि क्या पति पत्नी के बीच संबंध बनाते वक्त जो कुछ भी होता है उसमें पत्नी का सहमति होना जरूरी होता है। इसके बाद सोना उसे अपने साथ लेकर के अपने हेड के पास जाती है, जहां वो कमलेश को बताती है कि पति पत्नी के बीच संबंध बनाते वक्त जो कुछ भी होता है उसमें पत्नी का सहमति होना जरूरी होता है, और अगर वो सहमत नहीं है फिर भी पति उसके साथ जबरन करता है तो ये एक प्रकार से रेप कहा जाता है। इसके बाद हमें हनीमून पर अरुण को दिखाया जाता है। पूजा कमरे में आती है और वो अरुण से कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुमसे डर लगने लगा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डर कर जीना नहीं चाहती हूँ। फर्स्ट नाइट में जो कुछ भी हुआ उसे भुला करके मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन अरुण बात करने के मूड में नहीं था, वो पूजा को अपनी तरफ ही खींच रहा था। पूजा सिर्फ बात करना चाहती थी, लेकिन वो एक बार फिर से उसके साथ जबरन इंटीमेट होता है, और ये पहली बार नहीं था। हनीमून के दौरान जब जब रात हुई वो हर बार पूजा के साथ जबरन करता था। एक रात तो कुछ ऐसा हुआ कि पूजा काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। अरुण कमरे में रेडी हो रहा था फिर से वही सब कुछ करने के लिए। कुछ समय तक जब पूजा बाहर नहीं आती है तब अरुण दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। वो पूजा को जल्दी से बाहर आने के लिए बोलता है। पूजा काफी डरी हुई वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अरुण से झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे पीरियड आ गए हैं, लेकिन अभी भी अरुण उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, मुझे दिखाओ। पूजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, वो ब्लेड को लेकर के खुद को चोट पहुंचा लेती है। जब वो अस्पताल में एडमिट थी तो पूरी फैमिली आ गई थी। यही कहा जा रहा था कि उसे पीरियड आए हैं इसलिए वो बीमार हो गई है। लेकिन जब कमलेश जाकर के डॉक्टर से मिलती हैं तब डॉक्टर उसे बताती है कि ये पीरियड नहीं है, बल्कि पूजा ने अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कट लगाया है। इतना सुनते ही कमलेश पूरी तरह से हिल जाती है। इसके बाद वो पूजा के पास जाती है और जब पूजा होश में आती है तब वो उससे पूछती है कि आखिर ये किसने किया। पूजा उसे बताती है कि ये मैंने खुद किया है। कमलेश को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा सच में किया है। पूजा कहती है कि अरुण ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो सच है। मैं झूठ बोलने के लिए खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगी, और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो तुम जाकर के एक बार चेक कर सकती हो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। कमलेश को जानना था कि पूजा सच कह रही है या फिर झूठ। पूजा ने जो झेला है एक बार कमलेश वो खुद झेलना चाहती। ब्लेड से वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। ये करना इतना आसान भी नहीं था। कोई झूठ बोलने के लिए खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता। कमलेश को एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं अरुण की गलती है। वो जाकर के पूजा से मिलती है और उससे कहती है कि इस चीज में जिनका जिनका हाथ था उन सबको सजा मिलेगी, या फिर वो मैं भी क्यों ना हूं। कुछ समय के बाद जब अस्पताल में अरुण आता है तब वो अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जहां उसे मालूम चलता है कि उसकी वाइफ को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। इसके बाद वो जाकर के डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि वो अपनी बीवी के साथ कितने दिन बाद रिलेशनशिप बना सकता है। अभी के लिए डॉक्टर को पता नहीं था कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन जब डॉक्टर को मालूम चलता है कि ये पूजा का पति है तब वो उस पर भड़क जाती है। ब्लेड से जो उसने कट लगाया था उसके बारे में वो उसे बताती है। वो कहती है कि इतना सब कुछ हो गया है और तुम्हें अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है। अरुण को भी ये सब नहीं पता था, वो भी सुनकर के हिला हुआ था। दूसरी तरफ कमलेश पूजा को लेकर के वापस घर आती है। वैसे ये लोग चाहते तो सीधा थाने में जा सकते थे, लेकिन कमलेश ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो पूजा से कहती है कि पहले हम बाबूजी से बात करेंगे, वो समाधान निकाल लेंगे।
वो पुलिस को बुला करके अरुण को जेल भिजवा देंगे। कुछ समय के बाद जब अरुण घर पर पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि घर पर मुंह दिखाई का रस्म हो रहा है, इसीलिए उसे पूजा से मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन कमलेश उसे कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम जेल जाओगे। हालांकि अरुण कहता है कि वो तो मेरी पत्नी है और ये तो मेरा हक है, पति पत्नी के बीच में ये सब तो होते रहता है, आखिर इसमें मैंने गलत क्या कर दिया। फंक्शन खत्म हो जाने के बाद अगले दिन सुबह में कमलेश ये बात पूरे घर वाले को बता देती है। बाबूजी के कहने पर अरुण माफी मांग लेता है और यहीं पर इस बात को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पूजा और कमलेश ये चाहती थी कि अरुण को सजा हो, इसीलिए कमलेश जाकर के अकेले में बाबूजी से बात करती है। कमलेश उनसे कहती है कि आप हमारी बातों को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हम भी घर की बहुएं हैं, कम से कम हमारी बात तो भी तो माननी चाहिए। अगर वो बोल रही है तो झूठ नहीं बोल रही है। जिस पर बाबूजी कहते हैं कि ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन तुम चाहती क्या हो? तुम घर पर पुलिस बुलवाना चाहती हो, अरुण को जेल भिजवाना चाहती हो। उसने माफी मांग लिया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन कमलेश तो यही चाहती थी कि अरुण को पुलिस के हवाले किया जाए, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमारे घर के चौखट पर कभी पुलिस नहीं आई है और ना ही कभी आएगी। कमलेश थोड़ा सोच विचार करती है और बाबूजी से कहती है कि अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो ये कदम हमें उठाना होगा। मतलब कि वो घर वालों के खिलाफ में जा रही थी, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि अगर तुम्हें घर वालों के खिलाफ में जाना है तो तुम्हें सबसे पहले घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुम घर में रह के घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती हो। इसके बाद बाबूजी इनका बोरिया बिस्तर बांध देते हैं। पूजा, कमलेश और कमलेश की बेटी, इन तीनों को घर से निकाल देते हैं। बाबूजी का मानना था कि वो कहीं नहीं जाएंगी, वो नादान है, देखना कुछ समय बाद लौट करके वापस हमारे ही चौखट पर आएंगी। बाबूजी का कहना भी बिल्कुल सही था। कमलेश वापस जाती है और बाबूजी का पैर छू करके उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो माफी मांगने के लिए नहीं आई थी, बल्कि बाबूजी से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। आशीर्वाद लेने के बाद वो वापस से यहाँ से चली जाती है। कमलेश इन लोगों को लेकर के अपने नाना जी के घर पर जाती है। नाना जी से मिलने के बाद वो उन्हें सारी बातें बताती है। नाना जी इन्हें बताते हैं कि मैरिटल रेप नाम का आज तक कोई केस नहीं बना है, इस पर कोई नियम कानून लागू नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परिवार को सबक सिखाने के लिए हम उन पर दहेज का केस ठोक सकते हैं। इस केस में जल्दी बेल नहीं होता, पूरा परिवार महीनों तक जेल में पड़ा रहेगा। पूजा कहती है कि ठीक है, दहेज का केस बना दो। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि इस केस में वे लोग भी जेल जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं थी, जैसे कि कमलेश के सास ससुर। इसीलिए कमलेश इस केस के खिलाफ में थी। वो पूजा से कहती है कि हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, वो केस हम नहीं कर सकते जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पूजा कहती है कि हमें झूठ का सहारा लेना ही होगा, अगर हम सच बोलेंगे तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। शाम तक नाना जी ने केस को बना करके रेडी कर दिया था। दिक्कत वाली बात यह थी कि इस केस को करने के बाद कमलेश के सास ससुर को जेल जाना था, इसीलिए कमलेश को बुरा लग रहा था। वो पूजा को मना करती है, लेकिन पूजा नहीं मानती, इसीलिए वो पूजा के पास से फॉर्म को छीन लेती है और उसे ले जाकर के आग में जला देती है। पूजा के पास यही एकमात्र ऑप्शन था और वो भी जा चुका था। लेकिन नाना जी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फोन है तो तुम इसे ऑनलाइन भी कर सकती हो। जैसे ही ऑनलाइन केस होता है तो पुलिस वाले घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले अरुण और उसके माता पिता को लेकर के जाने लगते हैं, लेकिन तभी घर के पास ही कुछ वकील बिल के कागज लेकर के आ जाते हैं। दरअसल बाबूजी ने पहले ही एंटिसिपेटरी बेल ले लिया था। नाना जी पूजा को बताते हैं कि अगर पहले पता चल जाए कि दहेज का केस लगने वाला है तो पहले ही वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। मतलब कि कमलेश ने ये बात अपने घर वालों को बता दिया था, इसीलिए बाबूजी अब शांत बैठने वाले नहीं थे। वो पूजा के घर पर जाते हैं और पूजा के बाबूजी से बात करते हैं। वो पूजा के बाबूजी से कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हमें साफ साफ बता दीजिए। अगर आपकी बेटी को तलाक चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी ने हम पर केस किया था, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो आपको अपनी बेटी को वापस बुलाना होगा, और वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगी, इसीलिए बाप होने के नाते आपको एक कठोर कदम उठाना होगा। पूजा के बाबूजी कहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर विदा हो गई है, उसे यहाँ वापस आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, अब तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद अरुण के बाबूजी नींद की गोलियां निकालते हैं और पानी में घोल बना करके उसे पूजा के बाबूजी को दे देते हैं पीने के लिए। नींद की गोलियां मिली हुई थी, इसीलिए पूजा के बाबूजी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब पूजा को पता चलता है कि उसके बाबूजी नींद की गोलियां खा लिए हैं, तब वो जल्दी से भागकर अस्पताल जाती है। शुक्र था कि उसके बाबूजी होश में आ गए थे, उन्हें कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये काफी अच्छा मौका था, इसलिए अरुण सभी लोगों के सामने पूजा से माफी मांगने लगता है। वो सभी लोगों के सामने उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा। पूजा वापस से उस घर में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने बाबूजी के सामने लाचार थी। बाबूजी की बात मान करके वो वापस से घर चली जाती है। बहू वापस घर आ चुकी थी और घर में सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अरुण के दादी जी को ये सब कुछ हजम नहीं होता। मौका देख के वो अपने दोनों बहुओं से कहती हैं, अगर इस समय शांत हो गए तो फिर से वही होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें आवाज उठाना होगा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे लोगों के सामने बताना है। अगर लोगों के सामने बताने से डरोगी तो कुछ भी सुधार नहीं होगा। अभी भी समय है, तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़ करके लोगों को सारी बातें बतानी है। सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए घर में एक पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें घर के और आसपास के पड़ोस के सारे महिलाएं और पुरुष आए हुए थे। यही पूजा के पास काफी अच्छा मौका था। वो लोगों को बताती है कि बिना मेरी मर्जी के अरुण ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, उसने मेरा रेप किया है, और पहली बार नहीं बल्कि जब से शादी हुई है तब से वो मेरा रेप ही कर रहा है। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। तभी बाबूजी खड़े होते हैं और पूजा को शांत कर देते हैं, यहाँ तक कि वो सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी कमलेश सभी औरतों को रोक देती है। सभी औरतों से कहती है कि इसके खिलाफ में हमें आवाज उठाना ही होगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो हम औरतों के साथ ऐसा होते ही रहेगा। हमारा तो गुजर गया, लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ जब ऐसा होगा तब उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसी समय अरुण सामने से आकर के पूजा को यहाँ से चलने के लिए बोलता है।
पूजा पीछे हटती है तब वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कमलेश उसे रोक देती है। इसके बाद कमलेश ही उसे थप्पड़ मारती है। वो अरुण से कहती है कि तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांगना होगा। वो अरुण से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बन जाओगे। शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तुम उसे जिस तरह चाहो उस तरह इस्तेमाल करोगे। वो अरुण को पूजा के पैरों में गिर करके माफी मांगने के लिए बोलती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो घर की कोई भी औरत उसका साथ नहीं देगी, यहाँ तक कि माँ, बहन, बेटी, उस पर किसी का हक नहीं होगा। अरुण माफी मांगता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। यहाँ तक कि वो पूजा के पैरों में भी गिर करके उससे माफी मांगता है, लेकिन पूजा को पता है कि एक थप्पड़ खा लेने से कोई सुधरने वाला नहीं है। इसके बाद से सिर्फ औरतों की ही बात मानी जाएगी, ऐसा कमलेश अपने बहूजी से बोलती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।